आइए शुरू करते हैं न्यूज पर सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा नए सांसदों के ट्रैक्टर और साइकिल से संसद पहुंचने की भी है। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत हो गई। इस दौरान नए संसद भवन में पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले सांसद पद की शपथ ली। वो इस बार भी वाराणसी सीट से चुनाव जीते हैं। वहीं उनके अलावा गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई दूसरे सांसदों ने भी लोकसभा सदस्य के तौर पर शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं। सीपीएम सांसद अमराराम शपथ लेने अनोखे अंदाज में संसद पहुंचे। दरअसल वो ट्रैक्टर के जरिए पहले दिन संसद आए। अमराराम राजस्थान के सीकर से सांसद चुने गए हैं। उन्होंने एक वीडियो भी शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि वो संसद पहुंच गए हैं। जय जवान जय किसान। अमराराम एक किसान नेता भी हैं। टीडीपी सांसद के अप्पल नायडू भी अलग तरीके से संसद पहुंचने को लेकर सुर्खियों में आ गए। दरअसल वो साइकिल पर संसद आए। अप्पल नायडू आंध्र प्रदेश की विजयनगरम लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। उन्होंने भी पहले दिन लोकसभा सदस्य के तौर पर शपथ ली। वैसे संसद जाने से पहले अप्पल नायडू ने घर पर अपनी मां के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। गुजरात के कच्छ में 2 युवकों को समंदर किनारे अपनी महंगी कारों के साथ स्टंट करना महंगा पड़ गया। दरअसल उनकी कारें समुद्र किनारे हाई टाइड में फंस गई। कहा जा रहा है कि वह रील बनाने के चक्कर में ऐसा हुआ। हालांकि फिर किसी तरह इन कारों को ग्रामीणों की मदद से पानी से बाहर निकाला गया। वैसे इस घटना में एक जीप का इंजन फेल हो गया। अब पुलिस ने इस मामले में दोनों युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। साथ ही इन कारों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। यूपी के देवरिया में एक कार को बारात के लिए हेलीकॉप्टर का रूप दे दिया गया, लेकिन जैसे ही पुलिस की नजर इस पर पड़ी तो उसने 18,000 रुपए का चालान काट दिया। बताया गया कि उस समय कार में दूल्हा और दुल्हन बैठे हुए थे। वो निकाह करने के बाद वापस लौट रहे थे। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पुरी में समंदर किनारे भगवान जगन्नाथ पर एक सैंड आर्ट तैयार की। इसका थीम जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार बचाओ रहा। वैसे जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार 8 जुलाई को खोला जाएगा। इससे पता चलेगा कि मंदिर के इस खजाने में कितनी धन दौलत है। सुदर्शन पटनायक भी इस रत्न भंडार को खोलने के पक्ष में हैं और चाहते हैं कि इसमें मरम्मत का भी काम किया जाए। रत्न भंडार आखिरी बार 1985 में खोला गया था, लेकिन कीमती चीजों की सूची उससे पहले साल 1978 में बनाई गई थी। 2018 में ये रिपोर्ट आया था कि रिपेयर करना बहुत जरूरी था। क्यों एएसआई को 6 साल तक वेट किया गया? अभी तक भी भंडार जो रत्न भंडार जो है अभी तक खुला नहीं है। जितना जल्दी हो सकता है हमको रत्न भंडार को खोलना चाहिए और उस जो भी रिपेयरिंग का काम है उसको करना बहुत जरूरी है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर बिहार में हो रहे भ्रष्टाचार से जुड़ी। बिहार में हफ्ते भर में 3 पुल भरभराकर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। हैरानी की बात यह है कि ये पुल अभी निर्माणाधीन थे, यानी कि बनकर तैयार भी नहीं हुए थे और बीच में ही भ्रष्टाचार ने इन्हें ले लिया। ये पुल जैसे ही स्वाहा हुए वैसे ही नीतीश सरकार की फजीहत हो गई। अब सवाल उठता है कि आखिर बिहार में बार बार पुल का हिस्सा टूटकर क्यों गिर जाता है। इससे पहले भी पुल टूटकर गिर चुके हैं, कई लोगों की जान तक जा चुकी है, फिर भी हादसे नहीं रुक रहे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बीते 24 महीनों में 8 से 10 पुल टूटकर गिर चुके हैं। पुल गिरने के बाद जांच बैठती है और दोषी कौन है ये सवाल फाइलों में गुम हो जाता है। ऐसे में भ्रष्टाचार का समूल नाश करने के लिए खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। लोग सारे यहाँ ग्रामीण लोग जो है में लेबर लेकर के
नरेगा के तहत जो है काम हम लोग कर रहे थे, बोरा भर रहे थे, उसका पैलिंग करवा रहे थे। उसी से थोड़ा उस पार में अटकी था जो पानी का जो रुकाव था बांध का, तो हम कुदाल लेकर के पूरा पुल पर चढ़े। तब तक इधर से हल्ला कर रहा कि पुल नीचे गिर रहा। फिर हम कुदाल को फिर जब हम इधर नीचे आते तब तक पुल पूरा जो है धंस गया और इधर का जो मिट्टी कट गया। फिर हम दौड़ करके पूरा तरफ भागे, वहाँ उतरे। उतरने के बाद जैसे उतरते हैं तो 2 जो है स्पेन गिर गया। वो अभी गिरा, ऐसा लगा कि यहाँ जो कोई बारूद फोड़ दिया है ना, एकदम धुआं जो है 2 मिनट तक। अब तो कोई साधन यहाँ नहीं है। लजार हम मेरा घर यहाँ है इस पार में, तो हमको तो अभी विकल्प था कि तैर कर ही आना है। हम तैर करके घर आए। तैर करके क्या ऊपर वाले की मेहरबानी है जो हम बच चुके हैं। इस शख्स के मुताबिक इनकी जान ऊपर वाले की मेहरबानी से बची है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके बिहार के निर्माणाधीन पुल और शासन प्रशासन से इनका भरोसा उठ चुका है। बिहार में पुलों के गिरने के मामले कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं। भ्रष्टाचार की नींव पर बन रहे ये पुल इस तरह से भरभरा कर गिरे कि शासन प्रशासन की जड़ें हिल गईं। रविवार यानी 23 जून को पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के घोड़ासहन ब्लॉक में एक निर्माणाधीन छोटा पुल ढह गया, जो राज्य में 1 हफ्ते से भी कम समय में पुल गिरने की तीसरी घटना है। इससे पहले शनिवार को सिवान और मंगलवार को अररिया में भी पुल भरभरा कर ढह गया था। जो भी काम किया गया है ये सब नाजायज किया गया है, सही काम नहीं है। सीमेंट देख लीजिए डुप्लीकेट है, गिट्टी देख लीजिए डुप्लीकेट है, बालू भी उसी तरह का मिट्टी है, आधा मिट्टी है आधा बालू है। पुल गिरने की यह घटना पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के घोड़ासहन ब्लॉक में चैनपुर स्टेशन के लिए पहुंच मार्ग पर हुई, जिसे 2 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा था। पुल की ढलाई का काम किया जा चुका था। इस पुल की लंबाई लगभग 50 फीट थी, लेकिन अंजाम पर पहुंचने से पहले ही भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा ये पुल जमींदोज हो गया। गनीमत ये रही कि पुल के ढहने से कोई हताहत नहीं हुआ। आरोप है कि कुछ स्थानीय लोगों ने पुल के कुछ खंभों के निर्माण पर आपत्ति जताई थी, लेकिन उनकी आपत्ति को दरकिनार कर दिया गया। लेकिन जब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका ये पुल गिर गया तो इन आरोपों को फिर से हवा मिली। लिहाजा पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है। ये पुल का जो निर्माता है, जो ठेकेदार है, ये तो 1 साल का गारंटी पर लिया था, लेकिन वह 1 साल क्या 3 साल पर बनाया। वो भी दिसंबर में जब फाइनल हो गया तो वह अप्रोच का काम जो है नहीं किए। इसमें जेई का भी जो है पूरा हाथ है कि जो दिन में नहीं करा करके रात में कराते थे। हम लोग इस पर बहुत अड़चन लगा है और पुल जो है निजी जमीन में बना दिया है, जबकि सरकार के पास अपनी जमीन है उपलब्ध, फुलेजर है, कोई किसी का लेना देना नहीं है। तो किसी तरह आप भी जान बचाए? किसी तरह जान बचा तो यहाँ से मेरा लड़का और भतीजा गया, तब वह हिच करके लाया हमको। आप लोगों को तो फिर जाने आने में बहुत दिक्कत बहुत। अभी कोई साधन ही नहीं, कैसे जाएंगे? अभी देखिए शादी है, 4 निमंत्रण है, जाना था, लेकिन क्या करेगा, मर करके जाएंगे तो मर कर बचे हैं। इससे पहले शनिवार को सीवान जिले में महाराजगंज दरुंदा विधानसभा के बॉर्डर को जोड़ने वाला पुल ताश के पत्ते की तरह ढेर हो गया था। लोगों का कहना था कि बिना बारिश के पुल इस तरह कमजोर होकर गिर गया। ये हैरान करने वाली बात है। इस बार न आंधी आई और न ही बारिश हुई, फिर भी महाराजगंज क्षेत्र के पटेढ़ी गरौली को जोड़ने वाला नहर पर बना पुल धड़ाम हो गया। जबकि मंगलवार को अररिया में लगभग 180 मीटर लंबा एक नवनिर्मित पुल ढह गया था। अररिया की सिकटी में बकरा नदी पर यह पुल बनाया गया था। इस पुल का उद्घाटन किया जाना था, लेकिन इससे पहले ही पुल धड़ाम से गिर गया। सिकटी प्रखंड स्थित बकरा नदी पर 12 करोड़ की लागत से इस प्रोजेक्ट को तैयार किया गया था, लेकिन भ्रष्टाचार नामक रोग ने इस पुल को भी लील लिया। पुल में जो जितना पैसा आ रहा है, तो पुल के आधा पैसा नेता लोग खा जा रहा है। क्लियर बात। ना अच्छा इंजीनियर से उसको बनवाया जा रहा है, ना अच्छा वहाँ कारीगर जा रहा है, वहाँ सब लेबर के ऊपर छोड़ दिया जा रहा है। लेबर अपना मन से पुल बना रहा है, तो पुल भाई गिरेगा, हर एक जगह गिरेगा। जहाँ जहाँ अगर ना सीमेंट वहाँ अच्छा दिया रहा है, सीमेंट 200 रुपये वाला दे दिया जा रहा है, 250 रुपये का सीमेंट से पुल बनेगा? कभी नहीं बनेगा। उस पर कितना आदमी का हादसा हो जा रहा है, मर जा रहा है, उसके लिए सरकार कहाँ गया आपका? बताया जा रहा है कि इस पुल के 3 पिलर नदी में धंस गए थे। इसके बाद पुल गिर गया। करीब 12 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 मीटर का ये पुल था। इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ था। वहीं पुल गिरने का जो वीडियो सामने आया है, उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल पुल के निर्माण में हुआ है। इस कारण पूरा का पूरा पुल भरभरा कर गिर गया। लेकिन सड़क निर्माण विभाग उल्टे नदी को हादसे के लिए दोषी ठहरा रहा है। ये लगभग 8.25 करोड़ 7 करोड़ 79 लाख रुपए का इसका लागत राशि है।
ये पीएमजीएसवाई मद से निर्मित हो रहा था। 2021 में कार्य प्रारंभ हुआ था और लगभग काम कंप्लीट हो गया था। दुर्भाग्य से ये हादसा हुआ। हादसे के लिए जांच टीम गठित की गई है। रिपोर्ट के बाद ही ऑफिशियली इसके बारे में कुछ बताया। वजह चूँकि कोसी जोन में बकरा नदी और ये सब का बार बार मेंढरिंग की प्रवृत्ति रही है। पूर्व में भी कई हादसे यहाँ पे हुए हैं, तो मैं भी नदी के जो पुरानी प्रवृत्ति रही है उसके कारण कुछ इशू आया होगा। वो जांच के उपरांत ही सही कारण पड़ा। उसमें पहले 2 पुल ऑलरेडी बने थे, फिर नदी का रास्ता बदल गया। तो नदी जब रास्ता बदलती है तो उसका बेड एज इट इज रहता है। हालांकि बिहार में ये पहला मामला नहीं है जिसमें कोई पुल निर्माण के दौरान ही जमींदोज हो गया हो। बीते 1 साल में बिहार में पुल गिरने की लंबी फहरिस्त है। मार्च 2024 में सुपौल में एक निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिर जाने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि 9 लोग घायल हो गए। पिछले साल 4 जून को खगड़िया के अगवानी घागंगा में समा गया था। इस पुल के गिरने के लिए घटिया सामग्री के इस्तेमाल और पुल के डिजाइन में गलती को जिम्मेदार ठहराया गया था। खगड़िया हादसे से पहले फरवरी 2023 में पटना में बन रहा एक निर्माणाधीन पुल भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था। बेटा सरमेरा 4 लेन मार्ग पर रुस्तमगंज गांव में बन रहा एक पुल भरभरा कर गिर गया था। इस पुल को बनाने में घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगा था। नवंबर 2022 में नालंदा जिले में एक निर्माणाधीन पुल ढह गया था, जिसमें एक शख्स की जान चली गई थी। वेना ब्लॉक में बन रहा ये 4 लेन का पुल पहले भी एक बार जमींदोज हो चुका था, जिसके बाद इसका फिर से निर्माण किया जा रहा था। ये पुल दूसरी बार भी गिर गया। 9 जून 2022 को सहरसा जिले में भी निर्माण के दौरान एक पुल गिर गया था, जिसमें 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के कुंडुमेर गांव में कोशी तटबंध के पूर्वी हिस्से में बन रहा ये पुल धराशायी हो गया था। पुल गिरने की इन घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि बिहार में भ्रष्टाचार की जड़ें बेहद गहरी हैं, जिसकी टोटल सर्जरी की जरूरत है। क्योंकि बिहार में जिस तरह से लगातार पुल गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं, वो सरकार और शासन प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े करती हैं। लिहाजा भ्रष्टाचार का समूल नाश करने के लिए खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उरी में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी आई। सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। अदालत ने कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। साथ ही कहा कि वो हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार करेगी। अब इस मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, फिर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी थी, जिससे केजरीवाल को जेल से रिहाई नहीं मिली। दिल्ली हाईकोर्ट की रोक को केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जम्मू कश्मीर के उरी में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी मिली। दरअसल वहां घुसपैठ कर रहा एक आतंकी ढेर कर दिया गया। हालांकि सूत्रों के मुताबिक बाकी आतंकी सुरक्षा बल की मुस्तैदी से पीओके की तरफ भाग गए। कर्नाटक में यौन शोषण केस में घिरे प्रज्वल रेवन्ना और उनके भाई सूरज की मुश्किलें और बढ़ गईं। दरअसल प्रज्वल को 14 दिनों तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, यानी अब वो 8 जुलाई तक जेल में रहेगा। वहीं प्रज्वल के भाई सूरज को भी अदालत ने 1 जुलाई तक सीआईडी की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का जल संकट को लेकर सत्याग्रह सोमवार को भी जारी रहा। हालांकि लोकनायक अस्पताल से डॉक्टरों की एक टीम उनकी मेडिकल जांच करने पहुंची। चेकअप के दौरान डॉक्टर ने दावा किया कि उनका वजन और बीपी लगातार गिर रहा है। ऐसे में उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की सलाह भी दी गई। हालांकि आतिशी ने अस्पताल में भर्ती होने से इनकार कर दिया। लोकसभा के पहले दिन कई नए सांसदों ने हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं में भी शपथ ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने सदन में सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। उन्होंने संस्कृत में शपथ ली। बांसुरी स्वराज पहली बार नई दिल्ली लोकसभा सीट से संसद पहुंची हैं। अहम बांसुरी स्वराजः यः लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः ईश्वरस्य नाम्ना शपे यद अहम विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में हल्की बारिश हुई। यूपी के वाराणसी और लखनऊ में भी बारिश होने से गर्मी से थोड़ी राहत मिली। उधर महाराष्ट्र और गुजरात के भी कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है।
संसद सत्र के पहले दिन ही प्रधानमंत्री मोदी ने इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और नसीहत भी दी। प्रधानमंत्री मोदी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि देश में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है और संविधान को बचाना है। विपक्षी सांसद संविधान की कॉपी लेकर शपथ लेने पहुंचे थे। उन्होंने संविधान की कॉपी हाथ में लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर संसद की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इमरजेंसी की दुहाई देकर संविधान की लड़ाई को और धार दे दी। इसके अलावा नीट का मुद्दा भी सदन में गूंजा। जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शपथ के लिए आए तो विपक्षी सांसदों ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। Without declaring emergency, you are doing it. कहाँ संविधान, कौन सी का संविधान करते हैं? कहाँ संविधान करते हैं? कौन सा संविधान बदला जा रहा? 24 जून यानी 18वीं लोकसभा के विशेष सत्र का पहला दिन। जब संसद के विशेष सत्र की शुरुआत हुई तो प्रधानमंत्री मोदी ने 25 जून यानी इमरजेंसी की याद दिला दी। ये वही दिन है जब 50 साल पहले 1975 में देश में इमरजेंसी का ऐलान किया गया था। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतंत्र, लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा। इमरजेंसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का हमला तारीखों का संयोग नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने बीजेपी के 400 पार वाले नारे को नया एंगल दे दिया। हालांकि विपक्ष ने भी पहले से ही सरकार को घेरने की तैयारी कर ली थी। आज विपक्षी सांसद पहले संसद परिसर के बाहर जमा हुए और हर विपक्षी सांसद के हाथ में संविधान की कॉपी थी। उन्होंने पहले ही दिन सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी की। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। कहाँ संविधान खतरे में? कौन सा संविधान बदला जा रहा? हाँ, संविधान खतरे में है अगर उनका ये सोच है कि जो संवैधानिक संस्थाएं जो कार्रवाई कर रही हैं उसमें सरकार हस्तक्षेप करके रुकवा दे, और नहीं रुकवाएगा तो संविधान खतरे में। अरे सरकार का कहाँ है? जो संवैधानिक संस्थाएं वो अपना कार्रवाई कर रही हैं। इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस हमेशा बैकफुट पर रही है। कांग्रेस पर संविधान के दुरुपयोग के आरोप लगते रहे हैं। लिहाजा कांग्रेस ने अपना बचाव करते हुए कहा कि देश में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। 100 बार यही बात बोलेंगे, और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं? ये उन लोगों का कहना है, वो थोथी दलील है जिसको हम लोग कहते हैं थेटरोलॉजी। कहाँ संविधान खत्म हो रहा है वो बतावें, कैसे हो रहा है? मेजॉरिटी आई, मेजॉरिटी की सरकार बन रही है, हर तरह से ठीक चल रहा है, तो संविधान कहाँ खतरे में नजर आता है उनको? उसको बताना चाहिए। लेकिन सिर्फ कहते हैं संविधान खतरा में, संविधान खतरा में। बतावें कि कैसे संविधान खतरा में हो रहा है। इमरजेंसी ही नहीं बल्कि संसद के भीतर नीट पेपर लीक कांड की गूंज भी सुनाई दी।
इसे लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान विपक्ष के निशाने पर रहे। आज संसद में शपथ लेने के दौरान भी विपक्ष ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सांसद नीट पेपर लीक को लेकर नारे लगा रहे थे। वहीं ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बीजेडी ने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। आज बीजेडी ने अपने सांसदों के साथ बैठक की और अपने सांसदों से सदन में बीजेपी का विरोध करने को कहा है। दरअसल बीजेपी और बीजेडी भले चुनाव अलग लड़ती रही हो, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद संसद के अंदर बीजेडी बीजेपी के साथ ही रही है। संसद के अंदर बीजेडी मुश्किल वक्त में मोदी सरकार के समर्थन में हमेशा खड़ी दिखी थी, लेकिन इस बार बीजेडी को बीजेपी ने ही लोकसभा और विधानसभा दोनों में धूल चटा दिया। लिहाजा बीजेपी ने पहली बार ओडिशा में सरकार बनाई है, जिसके बाद से पटनायक के तेवर सख्त दिख रहे हैं। विपक्ष के तेवर देखकर साफ लग रहा है कि अब की बार मोदी सरकार के लिए संसद में किसी भी बिल को पास कराना पहले की तरह आसान नहीं होगा, क्योंकि इस बार विपक्ष की एकजुटता सरकार की परेशानी का सबब बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 131 अंक चढ़कर 77,341 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 37 अंक उछला, ये 23,538 पर पहुंचा। ऑटो समेत कई सेक्टरों के शेयरों में तेजी रही। सोने चांदी के भाव गिरे। सोमवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 120 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 72,480 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमत भी 400 रुपए नीचे फिसली। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 91,900 रुपए पर पहुंची। रिलायंस फाउंडेशन के फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंची। यहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ का दर्शन किया और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा भी उनके साथ नजर आए। नीता अंबानी ने बाबा विश्वनाथ के चरणों में अपनी बेटी अनंत अंबानी की शादी का निमंत्रण कार्ड भी सौंपा। 12 जुलाई को अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी है। नीता अंबानी शाम को यहां गंगा आरती में भी शामिल हुई। ब्रिटिश बाइक निर्माता कंपनी क्लासिक लेजेंड्स भारतीय बाजार में अपनी नई बाइक BSA गोल्ड स्टार 650 लाने जा रही है। कंपनी BSA गोल्ड स्टार 650 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत में लॉन्च करने की तैयारी में है। क्लासिक लेजेंड्स महिंद्रा ग्रुप की सहायक कंपनी है। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। कश्मीर अपनी हसीन वादियों और दिलकश नजारों के लिए तो जाना ही जाता है। केसर और पश्मीना शॉल भी कश्मीर की पहचान है, लेकिन अब कश्मीरी विलो बैट भी कश्मीर की शान बनते जा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे कश्मीर विलो बैट्स की डिमांड क्रिकेट के शौकीनों के बीच बढ़ रही है। विश्व स्तर पर कश्मीर के बैट उद्योग को काफी बढ़ावा मिल रहा है। कश्मीर का ये विलो बैट इन दोनों डिमांड में है, देश ही नहीं विदेशों में भी। यूं भी कह सकते हैं कि कश्मीर का ये क्रिकेट बैट अब अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना चुका है। दुनिया के कई देश इस विलो बैट का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में कर रहे हैं। हाल ही में मौजूदा T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में भी कई देशों के खिलाड़ी GR8 ब्रांड के कश्मीर विलो बैट का इस्तेमाल करते नजर आए और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में इसके इस्तेमाल ने इसे दुनिया के नक्शे पर ला दिया। इन्हीं बैटों से जो है इस वक्त वर्ल्ड कप की कई सारी टीम्स हैं, आप ओमान की बात करें, बाकी टीम्स की छोटी छोटी टीम्स जो हैं यही बैट इस्तेमाल कर रही हैं और बड़े बड़े छक्के जो हैं इन्हीं बैट से मार रही हैं। तो इससे जो है अच्छी खबर कश्मीर विल्लो के लिए नहीं हो सकती है, क्योंकि न सिर्फ इनके लिए बल्कि अगर आप बाकी जितने भी बैट मैन्युफैक्चरर्स हैं, हजारों लोग हैं जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके लिए अच्छी बात है। और कश्मीर जो एक ब्रांड है जो कई चीजों के लिए दुनिया भर में मशहूर है, अब बैट के लिए भी जो है मशहूर है।
चीज अच्छी हो तो डिमांड में आ ही जाती है, लेकिन अपनी पहचान को दुनिया के नक्शे पर लाने की जिद भी साथ हो तो परिणाम बेहतर आते हैं। ऐसी ही एक जिद पिछले 10 सालों से लेकर चले हैं कश्मीर के कारोबारी फौजुल कबीर, जो क्रिकेट बैट का कारोबार करते हैं और अब उनका ये कारोबार रफ्तार पकड़ चुका है। ऐसे में फौजुल याद करते हैं साल 2022 का T20 वर्ल्ड कप, जिसमें 109 मीटर लंबे छक्के का रिकॉर्ड इसी बैट से बना था। Right now we have the 4th World Cup constantly, consecutively। अभी हमारा क्रिकेट कश्मीर विलो जो खेल रहा है और T20 वर्ल्ड कप की हैट्रिक हो गई। हमारे पास अभी लगभग 4 टीमों के खिलाड़ी हैं जो कश्मीर विलो से खेल रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, वर्ल्ड कप में। और अभी जो मैच हुआ ओमान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और मेहरान खान की जो अच्छी पारी खेली उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और उन्होंने दिखा दिया पूरी दुनिया को दैट वी हैव एन अल्टरनेटिव, एक बेटर अल्टरनेटिव इन द फॉर्म ऑफ कश्मीर विलो, जो अच्छा परफॉर्म भी करता है। बस हमारी मेहनत इसके पीछे है कि अपनी चीज को इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाएं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में पश्चिमी देशों में बने बल्ले का इस्तेमाल ज्यादा होने की वजह से अब तक कश्मीर का विलो बैट अपनी पहचान के लिए जूझ रहा था, लेकिन अब खुले बाजार और अपनी खास क्वालिटी की वजह से इसने अपनी अलग पहचान बना ली है। विदेशों से डिमांड इतनी है कि कारोबारी उसे पूरा नहीं कर पा रहे। इसकी एक और बड़ी वजह है इसकी कीमत, जो इंग्लिश विलो बैट की कीमत से कई गुना कम है। जहां इंग्लिश विलो बैट 1 से 1.5 लाख रुपए में आता है, वहीं कश्मीरी विलो बैट आपको केवल 15 से 20 हजार रुपए में मिल जाएगा। अगर आप यही बैट, यही स्पेसिफिकेशंस, यही ग्रेन्स, यही वेट इंग्लिश विलो ले लेंगे तो आपको 1.5 लाख रुपए का मिलेगा, और वही बैट आपको कश्मीर विलो 15 से 20 हजार रुपए का मिलेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि लोग अब कश्मीर विलो की तरफ जा रहे हैं, और कश्मीर एक और इंपॉर्टेंट चीज के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हो रहा है। मीर फरीद, अनंतनाग, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी काशी में बाबा विश्वनाथ धाम की। प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में श्रद्धालुओं की संख्या में साल दर साल बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिसकी वजह से बाबा विश्वनाथ धाम श्रद्धालुओं की संख्या के रिकॉर्ड टूट रहे हैं और खूब दान मिलने से मंदिर की आय में भी बढ़ोतरी हुई। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन के मुताबिक आपको बता दें, बीते 2 साल में बाबा विश्वनाथ की आय 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ी है। आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में भक्तों ने बाबा विश्वनाथ को लगभग 87 करोड़ का दान चढ़ाया है। इस दान में पैसे, रुपयों के साथ सोना, चांदी और बहुमूल्य धातु भी शामिल है। वहीं साल 2021-22 के आंकड़ों के हिसाब से एक साल में लगभग 21 करोड़ का चढ़ावा भक्तों ने मंदिर में चढ़ाया। मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने बताया कि साल 2017-18 से लगातार बाबा विश्वनाथ की आय में बढ़ोतरी हो रही है और साल 2023-24 में इसने नया रिकॉर्ड बनाया है। बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए व्यवस्था में सुधार होने से लगातार भक्तों की संख्या में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। दिसंबर 2021 में बाबा विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद से इस साल मई तक 16 करोड़ 22 लाख से ज्यादा भक्त बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। सर्दी हो या फिर गर्मी या फिर बारिश, हर मौसम में भक्तों की राह आसान करने के लिए मंदिर प्रशासन व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रहा है और यही वजह है कि इस साल भीषण गर्मी के बाद भी काशी विश्वनाथ मंदिर में बीते 3 महीनों में रिकॉर्ड तोड़ भक्त बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे। जाहिर है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से मंदिर के साथ साथ शहर की अर्थव्यवस्था को भी फायदा हुआ है। काशी में लगातार बढ़ती बाबा विश्वनाथ की भक्ति को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। बाबा के दर्शन के लिए आए हैं। काशी विश्वनाथ की बात करें तो एक रिकॉर्ड बनता जा रहा है। यहाँ पर लगभग 16 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं और चढ़ावे की बात करें तो 86 करोड़ से ज्यादा चढ़ावा यहाँ पर चढ़ाया जा चुका है। तो किस तरीके से देखते हैं यहाँ की सुविधाओं को? यहाँ की सुविधा अभी तक तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन यहाँ का जो ट्रैफिक है थोड़ा सा कंजेस्टेड है, उसकी प्रॉब्लम। बाकी बहुत बढ़िया कार्यक्रम है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर और होना ही चाहिए, क्यों नहीं, बाबा का धाम है। काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन के लिए बहुत अच्छी सुविधा है और यहाँ आके मन बहुत शांत होती, आत्मा को सुकून मिला। हमें तो बहुत अच्छा लगा, काफी टाइम से इंतजार था,
अब बाबा के दर्शन हो जाएंगे, इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है। मैं दूसरी बार आई हूँ यहाँ अंदर तो बहुत अच्छा है दर्शन, मगर थोड़ी सी जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो थोड़ी और प्रॉपर होनी चाहिए। पहली बार आई थी, अब दूसरी बार आई हैं, तो कितना बदलाव देखने को मिला है पहले में और अब में? पहले मुझे रस ज्यादा लगा था, आज के दिन में रस उतना नहीं है, या मुझे नहीं लग रहा अभी, मगर दर्शन भगवान के बहुत अच्छे हैं, उनकी महत्ता बहुत अच्छी है। बाकी अब प्रशासन है, उसके लिए कुछ नहीं कह सकते। देखिए, पहली बात कि लोगों की आस्था है और ये लोगों की प्रेम है ईश्वर के प्रति, और जो है कि सनातन धर्म मतलब जो अब लोगों को लग रहा है कि हम सनातन धर्मी हैं, मतलब सनातन धर्म वाले। और दूसरी बात कि आपने बताया कि सुविधा की, तो जो मैट लगी है नीचे, जैसे धूप वगैरह हो रही है तो ये गर्म हो रही है, तो मैट लगने से काफ़ी अच्छी सुविधा है, जैसे पैर वगैरह मतलब झाले वगैरह नहीं पड़ेंगे, अच्छी चीज़ है। विश्वधाम नाथ में सबसे अच्छी सुविधा देखने को मिली है और सुविधा और भी अच्छी होगी। चलिए ठीक है, तो ये थे श्रद्धालु जो काशी विश्वनाथ धाम में बाबा के दर्शन करने आए हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो विश्वनाथ धाम में सुविधाएं दी जा रही हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, और जो चढ़ावा बाबा को चढ़ रहा है वो कहीं न कहीं जो श्रद्धालु हैं वो अपने मन से बाबा के प्रति चढ़ा रहे हैं। तो कहीं न कहीं काशी विश्वनाथ धाम में जो रिकॉर्ड लगातार चढ़ावे और श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर बन रहे हैं वो आगे भी इसी तरीके से बढ़ते हुए नजर आएंगे। ब्रजेश कुमार, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। एक्स पर लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर बड़ा बदलाव। जी हां, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही कुछ और खबरों को जानने समझने के लिए आइए चले डिजिटल गली। मोटोरोला के स्मार्टफोन मोटो एज 50 अल्ट्रा की बिक्री शुरू हो गई। इसे आप फ्लिपकार्ट के जरिए खरीद सकते हैं। इस स्मार्टफोन में मोटो AI भी दिया गया है। इसकी कीमत भारत में 59,999 रूपए है। हालांकि कुछ डिस्काउंट के साथ इसे 49,999 रूपए में भी खरीदा जा सकता है। इसे 12 GB रैम और 512 GB स्टोरेज में पेश किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर एक बड़ा बदलाव किया गया। दरअसल अब हर कोई इस सुविधा का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। एक्स पर ये लाइव स्ट्रीमिंग सुविधा सिर्फ उन्हीं सदस्यों को मिलेगी जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया हो। यानी अगर कोई लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहता है तो उसे अब इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना होगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर अहम कदम उठाया। उसने अपने AI टूल मेटा AI को भारत में भी लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी। इससे पहले कंपनी इसे अमेरिका समेत कई देशों में चला रही थी। चीन और ताइवान के बीच फिर बढ़ा तनाव। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। नीट मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने नीट खत्म करने की मांग उठाई और कहा कि ये परीक्षा पहले की तरह होनी चाहिए। वैसे इस मामले के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया की तलाश में 12 राज्यों में छापेमारी की गई है, लेकिन उसके नेपाल भागने की आशंका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक और बड़ा जिम्मा मिला। दरअसल उन्हें राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया। इससे पहले ये जिम्मा पीयूष गोयल के पास था। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरी यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।